हाँ जी दोस्तों, तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमारे पास अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 125, जो कि पूरा का पूरा डिवोटेड है आईईपीएफ को, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि हमारे 124 ने लास्ट में लाके छोड़ा कि पैसा उन्होंने यहाँ भेज दिया, अब ये आईईपीएफ वाले जाने। अब जो सेक्शन 125 है वो बात बताता है आईईपीएफ के रिगार्डिंग, और वो क्या बताता है कि भैया ये जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो एक अथॉरिटी है, ये किसने बनाई है? तो ये बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका बेसिकली काम क्या है? तो इसके पास क्या चीजें हैं कि जो इसके पास फंड आया, अगर उसमें से रिफंड करना पड़ रहा है, रिफंड का मतलब कि आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है, शेयर्स को रिफंड करना पड़ रहा है, या कोई मैच्योर डिपॉजिट्स वगैरह थे वो भी हम देखेंगे। मुद्दा क्या है कि जो भी पैसा इनके पास जमा हुआ वो अगर किसी पब्लिक से रिलेटेड था और वो पब्लिक कल को आके अप्लाई करती है कि भैया हमारा डिविडेंड दे दो, जो आपके पास चला गया, हमारा शेयर्स दे दो, कुछ भी ऐसा कुछ, तो उसको रिफंड करना है। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भले के लिए इनको काम करना होता है, क्योंकि शेयर से रिलेटेड है। कई नॉर्मल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अवेयर करना, उनकी प्रोटेक्शन करना कि भैया उनके साथ धोखाधड़ी वगैरह ना हो, उनके लिए प्रमोशंस एक्टिविटीज वगैरह करना। तो इस टाइप की वेलफेयर एक्टिविटी में ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये अथॉरिटी जो है वो डिवोटेड होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर पहला सवाल जो आता है कि भैया कौन कौन से ऐसे पैसे हैं जो आईपीएफ के अंदर जमा किए जाते हैं, इसकी लिस्ट आपको ना होपफुली याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि कौन कौन से ऐसे पैसे हैं जो कि क्रेडिट किए जाते हैं आईपीएफ के अंदर। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बट स्टिल आपको ऑब्वियसली सारे नाम भी याद हो, 8-10 नाम इसके अंदर के याद होने चाहिए। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या फिर ईयरली बेसिस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट में अप्रूव कराते हुए बाय वे ऑफ ग्रांट इसके अंदर कुछ फंड कंट्रीब्यूट कर सकती है। कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएशन कराया जाएगा, अप्रूवल कराया जाएगा, वो कैसे कराया जाएगा? बाय वे ऑफ पार्लियामेंट। और उस पैसे को एलोकेट किया जा सकता है कहां पे? आईपीएफ के अंदर। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसी ने बनाया है, तो भैया इस भले के काम के लिए उसके अंदर वो पैसा दे सकती है बाय वे ऑफ ग्रांट। इसके अलावा कहा गया दूसरे पॉइंट में कि भैया डोनेशंस भी दी जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बीच बीच में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कंपनीज वगैरह हो गई, किसी किसी स्कीम के तहत उनसे डोनेशन भी लिया जाता है इस भले के काम के लिए। ठीक है जी। फिर आपने देखा सेक्शन 124 के अंदर की अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है, वो पैसा भी 7 साल जब खत्म हो जाते हैं तो वो पैसे को भी भेज दिया जाता है कहां पे? आईपीएफ के अंदर। तो वो पैसा भी इसमें आता है। और कौन सा पैसा आएगा? तो आपको पता, वैसे हो ना हो पता नहीं, पुराना एक सेक्शन हुआ करता था कंपनीज एक्ट 2016 के अंदर इसी चीज का, अनपेड डिविडेंड का ही। वहां पे भी जो अनपेड डिविडेंड रह जाते थे वो ट्रांसफर किया जाता था सेक्शन नंबर 205A सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो वो जो पैसा है जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है अनपेड, मतलब उस पैसे को रखा जाता था जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। तो उन पैसों को भी जब वो एक्ट खत्म हुआ और जैसे ये एक्ट स्टार्ट हुआ, इस एक्ट के अंदर इस आईपीएफ को बनाया गया, तो उसके अंदर उन सारे पैसों को क्या कर दिया गया? ट्रांसफर। तो वो पैसा भी इसके अंदर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं वो वाले जो पुराने अनपेड अमाउंट थे एज पर कंपनीज एक्ट 1956, वो अनपेड अमाउंट भी हमारे ट्रांसफर हो गए कहां पे? इसी नए वाले आईपीएफ के अंदर, जो कि बनाया गया 2013 के तहत। ठीक है जी। फिर बात आती है कि पुराना 1956 में भी आईईपीएफ अकाउंट होता था। एक तो हो गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक 1956 का आईपीएफ अकाउंट जो था उसके पैसे को भी ट्रांसफर कर दिया गया 2013 के आईपीएफ अकाउंट के अंदर। तो वो पैसा भी यहां पे आ गया। उसके बाद जो ये पैसा है आईपीएफ के अंदर, इसको सपोज अगर आईपीएफ कहीं कहीं इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में, तो इससे भी उसके पास इनकम इंटरेस्ट वगैरह आते हैं। तो जो इस टाइप की इनकम आती है वो भी कहां जाएगी? उसी आईपीएफ अकाउंट के अंदर। फिर बात आती है कि कई बार सिक्योरिटीज वगैरह ना सीज किया जाता है, जैसे कि अगर किसी ने कोई धोखाधड़ी करी है, कोई बंदा ऐसा है जो पर्सोनेशन टाइप का किसी के जाली सर्टिफिकेट्स को यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी की जाती है और इस टाइप के शेयर्स या सिक्योरिटीज को सीज किया जाता है, तो उस टाइप के शेयर सर्टिफिकेट्स के भी अगर रियल ऑनर मिल गए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो उस टाइप के शेयर्स या सिक्योरिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? आईपीएफ के अंदर। फिर बात आती है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई, कंपनी के पास जैसे आती है, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आई, उन्होंने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करना था और वो रिफंड करना चाह रही है। अब रिफंड करने के लिए जब वो रिफंड करना चाह रही थी तो जिनको रिफंड करना है वो क्लेम करना ही नहीं आ रहे, और ये सिलसिला चलता रहा 7 सालों तक। मतलब 7 सालों तक वो कंपनी के पास पैसा पड़ा रहा एप्लीकेशन मनी का, जिसको उन्होंने रिफंड करना है, लेकिन रिफंड करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा, ना वैलिड अकाउंट नंबर है, ना वो पर्सन है जो क्लेम करने आ रहा है, वगैरह वगैरह। 7 साल तक वो पेंडिंग पड़ा रहा। तो उस टाइप का एप्लीकेशन मनी को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? आईपीएफ के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पैसे आईपीएफ में आ रहे हैं।
अगला होता है मैच्योर डिपॉजिट्स, मतलब कंपनी के पास जैसे डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं और डिपॉजिट्स की टाइम लिमिट थी 3 साल 5 साल जो भी था वो मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद अदर देन बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ कंपनीज की, अदर देन बैंकिंग कंपनीज, तो वो जो मैच्योर डिपॉजिट होगा जो कि कंपनी के पास है और वो 7 सालों तक कंपनी के पास पड़ा रहा मैच्योर्ड ही और उसको कोई क्लेम करने ही नहीं आया, तो उस मैच्योर डिपॉजिट के पैसे को भी कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, आईईपीएफ अकाउंट के अंदर। सेम पैटर्न में चल रहा है आपका मैच्योर्ड डिबेंचर्स। मैच्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, डिबेंचर्स रिडीम होने वाले थे, रिडीम हो गए, रिडीम होने के बाद वो पड़े रहे, भैया वो कोई क्लेम करने नहीं आ रहा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वहां पे हम पैसा पे नहीं कर पा रहे और जिसको लेना चाहिए वो लेने आ नहीं रहा, तो उस सिनेरियो के अंदर भी अगर वो पैसा है जो कि 7 सालों तक हमारे पास पड़ा रहेगा मैच्योर्ड डिबेंचर्स का, तो उस पैसे को भी 7 साल वेट करने के बाद डाल दिया जाता है कहां पे, आईपीएफ के अंदर। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एच से लेके जे तक हमने देखा, ये तीनों चीजें एच आई जे, इन तीनों पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे मैच्योर डिपॉजिट था उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा रहा होगा कंपनी के पास, मैच्योर डिबेंचर था उसके ऊपर कंपनी के पास इंटरेस्ट पड़ा रहा होगा, हमारा एप्लीकेशन मनी था उसके ऊपर कंपनी के पास इंटरेस्ट पड़ा रहा होगा, तो वो सारा इंटरेस्ट भी जो होगा वो देगी किसको, आईपीएफ के अंदर। अगला पॉइंट आता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो शेयर्स वगैरह हैं जो कि अब आईपीएफ के नाम पे आ गए और उन शेयर्स वाली कंपनी के अंदर बोनस शेयर्स मान लो दिया जाता है, या उस टाइप की कंपनी आपस में मर्जर हो जाती है, अमलगमेशन हो जाता है, तो जैसे आपने अमलगमेशन वगैरह में देखा होगा कि उनको नई कंपनी के शेयर्स तो मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कई बार फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं, तो फ्रैक्शनल शेयर्स के ऊपर ना उनको पैसे मिल जाते हैं, तो उस टाइप का भी अगर कोई पैसा आ रहा है किसी शेयर्स के मर्जर, अमलगमेशन या बोनस शेयर्स के दौरान, तो वो पैसा भी रिसीव कौन करेगा, ऑब्वियसली आईपीएफ। फिर बात आती है रिडेम्पशन अमाउंट। रिडेम्पशन अमाउंट जैसे आपने डिबेंचर में देखा, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स मान लो रिडीम होने के टाइम आ गया है लेकिन उसको क्लेम करने नहीं आ रहा, 7 सालों तक वो पड़ा रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो रिडेम्पशन के अमाउंट को भी भेज दिया जाएगा कहां पे, आईपीएफ के अंदर। फिर कहा गया अदर अमाउंट्स। अब अदर अमाउंट्स रूल 3 ने प्रिस्क्राइब किया और उसमें काफी सिमिलर चीजें वही आएंगी जो आपने पीछे देखी है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी आएंगी। अब क्या है, तो देखो इसका पहला पॉइंट ही कह दिया कि ए से लेके एन तक, ऑल्दो एन नहीं होना चाहिए एम होना चाहिए था, बट ए से लेके एन तक मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कोई पॉइंट है तो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी ऊपर लिखा हो वो सारी चीजें आ गई, ठीक है जी, आ गई। फिर कहा गया कि डिविडेंड जो कि क्लेम नहीं किया जा रहा है या फिर पे नहीं किया गया पिछले 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर या उससे ज्यादा तक, तो वो पैसा भी आपका अदर अमाउंट में शामिल हो जाता है, वो ऑलरेडी पीछे आप देख चुके। फिर कह रहा है रिजल्टिंग बेनिफिट अराइजिंग, जो भी क्लॉज बी में आपने देखा, इससे कोई भी बेनिफिट और मिल रहा है जैसे इसका ब्याज वगैरह हो गया, तो वो पैसा भी हमारा आ जाएगा अदर अमाउंट के अंदर, तो वो भी आपने पीछे देख लिया, वो भी आता है। फिर कोई ग्रांट्स वगैरह मिल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट्स वगैरह से या कंपनीज वगैरह से, तो वो भी चीजें यहाँ पे हमारे अमाउंट में जुड़ती हैं। उसके बाद आपने देखा कि कोई और सोर्सेज के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, किसी भी थ्रू, डोनेशन के थ्रू दे दे, पार्लियामेंट के थ्रू पास करते हुए दे दे, कोई और अमाउंट किसी और ओकेजन पे दे दे, किसी भी पर्पस के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा हमें देती है तो वो पैसा भी रिसीव करता है हमारा ये अथॉरिटी। उसके बाद कोई इनकम अर्न करे, जैसे हमने देखा ब्याज वगैरह मिल सकता है अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई, तो उस टाइप से अगर कोई इनकम अर्न किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, तो वो भी अथॉरिटी का ही पैसा माना जाता है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन को रेफर किया गया, सेक्शन 10B सबसेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, मतलब बैंकिंग का कुछ अमाउंट कहा जा रहा है, बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पेमेंट ऐसा है जो कि पेबल है तो वो पैसा भी हमारा आईपीएफ के अंदर आ सकता है। फिलहाल आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहा गया और कोई मनी जो कि अथॉरिटी कलेक्ट करती है इस एक्ट के द्वारा, तो वो भी आपका लिया जाएगा, तो मतलब ये एक्सेप्शनल एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर टर्म डिपॉजिट, डिबेंचर्स और अनपेड क्लेम, ये सारी चीजें भी एक बार इन्होंने अकॉर्डिंग टू रूल 3 के अंदर इसको डिफाइन कर दिया गया है कि भैया कोई टर्म डिपॉजिट है, डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज है, ड्यू अनपेड और अनक्लेम इंटरेस्ट है, वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद ट्रांसफर ऑफ मैच्योर्ड अमाउंट। अगर उसकी मैच्योरिटी होगी तो मैच्योर्ड अमाउंट भी आ जाएगा, अलॉन्ग विद उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी आ जाएगा। तो इसको आपको ना ऐसे ध्यान रखने की बहुत जरूरत नहीं थी, आप अगर एम तक ही समझ जाओगे ना तो वो काफी है। ये अदर अमाउंट उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग बताया है, वो हमने देख लिया वैसे। नाउ अब यूटिलाइजेशन के ऊपर 5 पॉइंट बताए गए हैं कि इस पैसे को कहां यूटिलाइज किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो गया रिफंड, कि भैया जो पैसा हमारे पास जैसे जैसे आया है, अगर वो आम नागरिक का है, कल को वो हमसे क्लेम करते हैं कि भैया हमारा पैसा हमें वापस दे दो, तो हमें उसको वो रिफंड करना पड़ेगा। प्राइमरी काम हो गया कि भैया पैसा हमारे पास आ गया, बहुत अच्छी बात है, जब तक कोई गुमनाम तब तक पड़ा रहा, कल को कोई जाग गया उसके बदले में उसने अप्लाई कर रहा, वो सारा कुछ वैलिड है, प्रूफ सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ देखते हुए वो क्या करती है अथॉरिटी, उसको उसका पैसा रिफंड कर देती है। वो किसी भी नेचर का हो सकता है, जैसे कि डिविडेंड अनक्लेम्ड था, मैच्योर डिपॉजिट था, मैच्योर डिबेंचर्स था, एप्लीकेशन मनी था, एज द केस में भी जो भी चीजें आपने ऊपर देखी है।
अगला काम इनका आता है कि भैया प्रमोशन करना है। किस चीज का प्रमोशन है? इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके अवेयरनेस के रिगार्डिंग, उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रमोशंस एक्टिविटीज, कैंप्स वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह, जो भी इस टाइप की एक्टिविटी करनी होती है वो सारा करती है इसी पैसों को यूज करते हुए। नाउ कभी कभी क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है, जैसे कि किसी को कोई भारी नुकसान हो गया, किसी का कोई धोखाधड़ी हो गई, और धोखाधड़ी होने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भैया इनको जो धोखाधड़ी हुई है इसमें से इतना इनको भरपाई कर दिया जाए बाय जो भी आईपीएफ के पास पैसा पड़ा है उसमें से। तो अगर कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर कर दिया कि भैया किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है और उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए वो कहती है कि भैया आईपीएफ अथॉरिटी क्या करेगी, अपने फंड में से इतना पैसा इसको देगी। तो इस टाइप के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन का उनके ऊपर ऑर्डर आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है हमारा आईपीएफ। फिर बात आती है कि ट्राइब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, कोई अमाउंट सैंक्शन कर दिया कि भैया लीगल एक्सपेंस जो भी हुए हैं पर्सन के द्वारा, मतलब जो भी हमारा मेंबर था, डिबेंचर होल्डर था या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर था, उसने कोई लीगल एक्सपेंस इनकर किए इन सारी कार्रवाई के ऊपर, जो भी उसका नुकसान हुआ था या कोई अवेयरनेस के रिगार्डिंग या कोई फ्रॉड से बचने के रिगार्डिंग एनीथिंग, और उसके ऊपर ट्राइब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया कि भैया इनका जो भी लीगल खर्चा हुआ है ना उसको रिम्बर्स करेगा कौन? आईपीएफ। तो आईपीएफ को करना पड़ेगा। वो कहां से करेगा? उसी फंड को यूटिलाइज कर सकता है। फिर कहता है कि भैया एनी अदर पर्पस, जो ऊपर आपकी 4 पर्पस आई उसके इंसिडेंटल, मतलब उससे मिलते जुलते, उससे सम्मिलित कोई और पर्पस भी होता है तो उसको भी वो सैंक्शन करता है, मतलब उसको भी वो यूज में लाएगा अपने पैसे को और उसकी भरपाई भी करेगा हमारा अथॉरिटी। ठीक है जी। फिर बात आती है रिफंड ऑफ अमाउंट। रिफंड ऑफ अमाउंट बेसिकली क्या कह रहा है? इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन हुज अमाउंट रेफर टू क्लॉज ए टू डी में जो भी थे ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 205C ट्रांसफर टू आईपीएफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years, मतलब कि पुराने वाले एक्ट की बात कर रहा है। पुराने वाले एक्ट के अंदर हमारे पास कोई भी पैसा किसी पर्सन का ऐसा था जो कि आईपीएफ में था पुराने वाले एक्ट के अंदर, और वो पुराने एक्ट के आईपीएफ से ट्रांसफर होकर आ गया नए एक्ट के आईपीएफ के अंदर, तो क्या वो बंदा अब आ सकता है? नहीं आ सकता। भैया एक्ट 2013 में तो आया है ना। सपोज करो 2014 का कोई, 2008 का कोई बंदा था, उसका पैसा अनक्लेम्ड था, वो चला गया आईपीएफ के अंदर पुराने वाले एक्ट पे, और वो पुराने वाले एक्ट का आईपीएफ चला गया नए वाले एक्ट के आईपीएफ के अंदर, तो वो 2008 का बंदा क्या अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। और अगर उसके पास सारे दस्तावेज सही सलामत होंगे, वो क्लेम कर पाएगा, सही से प्रूव कर पाएगा कि भैया मेरा ही पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिफंड मिलेगा। देन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट, मतलब अब देखो जब एक बार कंपनी तक था पैसा, जब वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर था, उसके बाद जब कंपनी ने दे दिया किसको? अथॉरिटी को। अब अगर किसी को वो पैसा चाहिए, जो भी पैसा अथॉरिटी के पास चला गया है वो पैसा अगर उसको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो एप्लीकेशन किसी को देगा। तो जो भी व्यक्ति जिसको कि रिफंड मिल सकता है, अमाउंट जो भी पीछे डिस्कस किए गए हैं जितने भी अमाउंट थे उसमें से किसी का भी कोई पैसा है जो कि अब अथॉरिटी के पास जा चुका है, उसको ये पता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अप्लाई करेगा किसको? अथॉरिटी को, अगर वो इंटाइटल्ड है तो। और अथॉरिटी जो प्रोसीजर बताएगी, जो परफॉर्मा बताएगी, जो फॉर्म्स बताएगी, जो डॉक्यूमेंट्स बताएगी, उन सारी चीजों को वो डिपॉजिट करेगा, अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको जो उसका रिफंड होगा वो उसको आराम से मिल जाएगा। देन अब आईपीएफ के रिगार्डिंग कुछ अदर प्रोविजंस आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आईपीएफ कैसे बना, क्या क्या उसकी चीजें हैं। तो ऑब्वियस ही बात है एमसीए ने नोटिफाई किया हमारे सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, जिसके अंदर जो कि नोटिफाई कब हुआ है हमारा? विद इफेक्ट फ्रॉम 13/1/2016, जिसने कि बेसिकली क्या किया? अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। एमसीए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एमसीए का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई के कुछ सबसेक्शंस विद इफेक्ट फ्रॉम 13/1/2016, और उसके द्वारा अथॉरिटी को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब बनाया गया। और बेसिकली क्या कहा गया इनको कि इसको एडमिनिस्टर करना है और मेंटेन करना है क्या? अकाउंट एज वेल एज जो रिकॉर्ड्स होंगे विद रिलेशन टू फंड, मतलब कि भैया फंड की आपको देखभाल करनी है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां यूटिलाइज कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करना है। उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, किसके द्वारा? एमसीए के द्वारा। कब से वो चालू हुआ? 13 जनवरी 2016 से चालू हुआ। ठीक है जी। फिर बात आती है कि आईपीएफ अथॉरिटी, मतलब विद नोटिफिकेशन ऑफ आईपी अथॉरिटी, जो सेक्रेटरी है हमारे एमसीए के, उनको अपॉइंट किया गया एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। उसके साथ साथ 6 मेंबर और अपॉइंट किए गए। मैक्सिमम लिमिट होती है 7 मेंबर की, मतलब कि अथॉरिटी के अंदर जो मेंबर बनाए जा सकते हैं अदर देन कौन? चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों के अलावा 7 लोग और एज अ मेंबर वहां पे क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसमें से कि 6 क्रिएट किए गए
और अलॉन्ग विद दैट एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहां अपॉइंट किया गया, जिन लोगों ने मतलब बेसिकली 8 लोग हो गए, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेक्रेटरी जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, अलॉन्ग विद दैट 6 मेंबर्स एंड 1 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन 8 लोगों ने मिलकर इस अथॉरिटी को चलाना है। ठीक है, नाउ प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। अब क्या है भैया, एडमिनिस्ट्रेशन तो करेंगे, अथॉरिटी तो आपने बना दिया, अथॉरिटी की पूरी देखभाल कौन करेगा, मतलब कि उस अथॉरिटी को भैया एक ऑफिस चाहिए और भी छुटपुट ऑफिसर्स चाहिए होंगे, मतलब अलग अलग काम को करने के लिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी और भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगे जिससे कि वो अथॉरिटी को प्रॉपरली रन कर पाएंगे। और ये सारी चीजें आईईपीएफ अथॉरिटी को कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जितनी भी इनको सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी सारी जो प्रोवाइड करानी है उसकी जिम्मेवारी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर कहा गया कि भैया अथॉरिटी जो काम करेगी, बहुत अच्छी बात है, बट जो अथॉरिटी काम करेगी वो कैसे करेगी, वो विद कंसल्टेशन ऑफ सीएजी करेगी। मतलब जो हमारे सीएजी है, सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो बेसिकली ऑडिट भी करेंगे इनके काम को, उनको कहा गया कि भैया जो भी आप रूल्स वगैरह बनाओगे, जो भी आप कामकाज करोगे ना, वो करना बट विद कंसल्टेशन ऑफ सीएजी। मतलब सीएजी से भी जांच पड़ताल कर लेना, पूछपाछ लेना कि भैया ऐसे हम कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनके साथ उनके दिशा निर्देश के ऊपर भी उनको काम करना होगा। स्पेंडिंग ऑफ मनी की बात करते हैं तो भैया उनको कहा गया कि जो आपको पीछे पर्पस बताए गए 5, उन 5 पर्पस के ऊपर आप पैसा खर्च करने के लिए फुल्ली कॉम्पिटेंट हो। मतलब कि अथॉरिटी अपने आप निर्णय ले सकती है कि वो 5 पर्पस जो बताए गए हैं सेक्शन 125 के अंदर वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उसके ऊपर वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए कॉम्पिटेंट है अपने आप में पैसा खर्च करने के लिए। बात आती है ऑडिट के ऊपर, तो भैया ऑडिट कौन करेगा, तो इनका जो फंड है ऑब्वियसली बात है उसका सालाना क्या होगा, ऑडिट होगा। और ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा, सीएजी के द्वारा। सीएजी हर साल क्या करेगी, उनके फंड का ऑडिट करेगी, उसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे तो नहीं, कोई गलत तो नहीं है। और जो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट, वो किसको भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली बेसिस पे। मतलब अथॉरिटी क्या है, देखो काम किस तरीके से होगा, अथॉरिटी सारा कुछ एडमिनिस्टर कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है फंड का, रिकॉर्ड्स बनाएगी, एक तरीके से वो एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स कौन बनाएगा, अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी उसको ऑडिट करवाएगी किससे, सीएजी से। फिर अथॉरिटी क्या करेगी, जो उनका एनुअल अकाउंट्स होगा अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, दोनों को कंपाइल करके एनुअली हर साल किसको भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हमारी पूरे साल की मेहनत है। ठीक है, उसके बाद बात आएगी कि भैया ये काम होने के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि हर साल जो उसके पास एनुअल अकाउंट आएंगे अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, उन दोनों को वो पेश करेगा, मतलब प्रस्तुत करेगा कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि भैया पार्लियामेंट के द्वारा ही ये क्रिएट की गई अथॉरिटी, तो वहां पे पूरी चीजें पारदर्शिता के साथ दिखाई जाएगी कि ये हमारी अथॉरिटी है, इन्होंने ये अकाउंटिंग करी, ये पूरी उनकी एनुअल पूरी साल की दस्तावेज है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, इस पे इन्होंने ऑडिट किया सीएजी ने। उस ऑडिट की रिपोर्ट ये है कि भैया क्या कमी है, क्या खामी है, क्या सही है, क्या बुराई है, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करेगा कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अपर एंड लोअर दोनों पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश किया जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो था सेक्शन नंबर 125 का, जो कि रिलेटेड था आईपीएफ। अब ये पूरी कहानी आपकी खत्म हो गई। 123 चला, 124 अनपेड के ऊपर आया, 123 आपका आईपीएफ के ऊपर आया, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। अब एक सेपरेट पार्ट आएगा जो कि अबेयंस की बात करेगा और पनिशमेंट की बात करेगा 126 और 127 के अंदर। बस जाके हमारा ये चैप्टर क्या होगा, पूरा रैप अप हो जाएगा।